कैसे हैं आप लोग। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट हो गया। और आज हम लोग पढ़ेंगे। अब दो टॉपिक आपका बचा हुआ है, एक तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा आपका मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किस सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, किनका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और किनका कह सकते हैं वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुतों बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है, जिसको हम लोग देखते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इस चीज़ को क्या करते हैं, बहुत बता देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 2 3 4 5 सेकेंड का एक क्वेश्चन होता है और 4 मार्क्स आपको अच्छे आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, पूछा जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो टॉपिक आज है आपका प्रिडिक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कैसे हम पता करेंगे कि किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, किनका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम है, किनका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम है, किनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है सॉल्यूशन का, किनका वेपर प्रेशर मिनिमम है। आज हम लोग एक एक करके सभी का चर्चा करेंगे बाबू। तो सबसे पहला जो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं आपको किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ आई इंटू कंसंट्रेशन। आई इंटू कंसंट्रेशन के हेल्प से आप पता कर सकते हैं बाबू कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका, ठीक बराबर, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे। और हर जगह से आपका सवाल पूछा हुआ है बाबू, उसके बाद हम लोग सवाल भी करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले देखिए हम लोग एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डेल्टा टीबी, ऐसा पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। लिख सकते हैं? नहीं सर, कैसे लिखेंगे। हम लोग पढ़े थे डेल्टा टीबी बराबर के बी एम। कोई बच्चा बोला सर आई लिख दीजिए, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, लिखना ही चाहिए। डेल्टा टीबी बराबर आई के बी एम। इसमें के बी आपका तो कांस्टेंट हो गया बाबू, तो मेनली ये जो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, आई और एम पे। किस पे डिपेंड करेगा, आई और एम पे। और एम एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म है। एम कैसा टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू बोलो एम, मतलब कंसंट्रेशन। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, डेल्टा टीबी बराबर आई के बी एम। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। क्यों, मोलिलिटी भी एक कंसंट्रेशन का ही टर्म है बाबू, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, जब आप यहां तक समझ गए है ना, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते थे, बोलो, टीबी माइनस का टीबी नॉट, ऐसा लिखे थे। टीबी माइनस का टीबी नॉट बराबर लिख सकते हैं डेल्टा टीबी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज बताइएगा, टीबी नॉट जो है किसी का भी प्योर स्टेट में आपको पता होता है वो फिक्स होता है। तो यहां से कह सकते हैं टीबी जो है ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ना, और ये आपका नोट क्या हो गया, प्योर स्टेट में, तो ये आपका तो फिक्स है। सपोज हम लोग वाटर का लेते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये तो फिक्स होता है। अब उसके अंदर हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ा, ये तो हमको पता करना है, तो ये तो आपका फिक्स होगा। तो यहाँ से आप एक चीज देखिएगा, ये फिक्स है ना। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया, टीबी माइनस का टीबी नोट, ये वाला आपका सेक्शन फिक्स है बाबू। अब देखो कि डेल्टा टीबी जो है इस पे डिपेंड करता है ना। तो यदि आपका टीबी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, टीबी यदि आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आपका डेल्टा टीबी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सर कैसे, है ना, देखिए सिंपल सोचिए, मान लो है ना कि इसका आपका 105 डिग्री सेल्सियस सोल्यूशन का है और ये आपका कितना हो गया, 100 है। तो यहां से आपका डेल्टा टीबी है ना, डेल्टा टीबी कितने आएंगे, 5 आएंगे। क्लियर। अब थोड़ा थोड़ा सा समझिएगा, डेल्टा टीबी का मान 5 आ गया आपका। अब क्या किया, हम इसको बढ़ा दिए डेल्टा टीबी को, इसको 105 नहीं लिख करके 107 कर दिए। यदि ये 107 है, ध्यान दीजिएगा, तो फिर ये तो फिक्स होगा 100। तो यहाँ से डेल्टा टीबी आपका फिर से आएगा और डेल्टा टीबी का जो मान आएगा बाबू वो कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर। यहाँ कितना आ रहा था, 5, यहाँ कितना आ रहा है, 7। तो आप क्या देख रहे हो, जहां जैसे जैसे ये 105 था,
मतलब जैसे जैसे इसका वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो डेल्टा टीबी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझे बात को? नहीं समझे फिर से समझिए। ये डेल्टा टीबी बराबर आई के बी एम, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। क्यों? के बी कॉन्स्टेंट है, एम कंसंट्रेशन का टर्म है, उसको लिख दिया। अब देखो टीबी माइनस टीबी नॉट, तो ये टीबी नॉट आपका फिक्स है। अब देखो बाबू, यदि टीबी का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी का भी वैल्यू बढ़ेगा। एग्जांपल तौर पे कैसे देखे, तो हमने यहाँ बताया आपको, यदि 105 डिग्री इसका लिए तो डेल्टा टीबी का मान कितना आया, 5 आया, ठीक। और यदि इसी का 107 ले लिए टीबी सोल्यूशन का, तो डेल्टा टीबी का मान कितना आया, 7 आया। तो हम क्या देख रहे हैं, या फिर से बढ़ा लो, 110 ले लिए तो यहां से क्या आएगा बोलो, 100। ये तो फिक्स होता है ना किसी का भी, तो डेल्टा टीबी, तो ये अपना क्या आ गया, देखो डेल्टा टीबी बराबर कितना आया, 10 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि इसका वैल्यू बढ़ता है तो डेल्टा टीबी भी क्या होता है, बढ़ता है। ये समझ में आया? ये नीचे वाले को रफ कर रहा हूं। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, क्या आया होगा वो बोलो, टीबी सोल्यूशन माइनस टीबी नॉट डेल्टा टीबी, ये यदि फिक्स है, इसका वैल्यू जितना ज्यादा, समझे, ध्यान से दीजिएगा, इसका वैल्यू ज्यादा तो इसका वैल्यू ज्यादा, इसका वैल्यू कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यहां से हम कह सकते हैं टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी। क्लियर? टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी। और दिल से बोलो बाबू, डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है, आई इंटू कंसंट्रेशन पे। तो यहां से लिख सकते हैं टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, और यहां हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। तो टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बोलो, आई इंटू कंसंट्रेशन। यहां लिख देंगे, क्यों, क्योंकि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। क्लियर? तो एक चीज आपको पता चल गया। ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका I इंटू कंसंट्रेशन का मान ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, जिसका I इंटू कंसंट्रेशन का मान ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, जिसका I इंटू कंसंट्रेशन का मान कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर से देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर आई के बी एम, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं आई इंटू कंसंट्रेशन। सबको पता है डेल्टा टीबी को लिख सकते हैं टीबी माइनस का टीबी नॉट बराबर डेल्टा टीबी। अब एक चीज बोलिए, ये तो फिक्स है, इसका मान यदि बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा, इसका मान यदि बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा, इसका मान यदि घटेगा तो डेल्टा टीबी भी घटेगा। इसका मतलब इस दोनों का रिश्ता कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिख सकते हैं टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, और यहाँ से टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू कंसंट्रेशन। ये कुछ ऐसा हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, आई इंटू कंसंट्रेशन पे। ओके बाबू, चलो ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलो रख रहे हैं, चलो बहुत अच्छा। बॉइलिंग पॉइंट के बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछ लेगा डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी क्या है, आई इंटू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा तभी भी आप ये कर लोगे। ये हमारा क्लियर हो गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट को देखते हैं। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले आ जाते हैं, लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ, बोलो क्या होता है, डायरेक्ट बराबर आई के एफ एम। ऐसा लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब के एफ क्या है आपका, बोलो कांस्टेंट। तो यहां से क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं आई इंटू कंसंट्रेशन। क्यों बाबू, आई एज इट इज मोलिलिटी कंसंट्रेशन का टर्म है। क्लियर? यहां से एक चीज ये हो गया। कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है किसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, मतलब किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट पूछा तो फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से जवाब दीजिएगा। यदि पूछा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। जिसका आई इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा उसका डेल्टा टी एफ भी ज्यादा। क्लियर? अब आते हैं यहाँ से, सिंपल इधर आ जाता हूँ। डेल्टा टी एफ को हम लोग क्या लिखते थे बोलो, टी एफ नॉट माइनस का टी एफ, और ये टी एफ सोल्यूशन का होता था। क्लियर? ये बराबर क्या लिख देंगे, डेल्टा टी एफ
अब देखिए ये तो हमारा फिक्स है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फिक्स होगा, ये तो बदलेगा नहीं, प्योर का कभी बदलता नहीं, फिक्स होता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये फिक्स है। अब एक चीज बताइए, थोड़ा सा समझिएगा, एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर होगा। मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, यदि उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, क्या हुआ, घट गया। तो मान लो जितना से भी घटा तो हमने माइनस लिखा, हाँ भाई कितना से घटा, ये चीज समझिएगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको कि यदि आपका, समझिएगा थोड़ा सा, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से घट गया, हाँ, या 5 डिग्री सेल्सियस से घट गया, 5 से घट गया, 0 था घट गया, तो ये आपका मान लीजिए कितना आ गया, -5 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्लियर। अब बाबू ध्यान दो थोड़ा सा, अब हम क्या किए, फिर से मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस लिए, और इस बार फिर से फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डेल्टा टी है कितना आ जाएगा बोलो, -10 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या देख रहे हैं, ये माइनस तो आप छुपा करके रखो, ये माइनस छुपा करके रखो, ये तो पार्ट है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इसका क्या होता है, वैल्यू बढ़ रहा है, पहले 5 था तो डेल्टा टी एफ का मान कितना आया, -5। क्लियर। अब कितना किए, 10 बढ़ाए, मतलब उसका वैल्यू बढ़ाए, 10 किए, अब वैल्यू कितना आया, -10। कितना आया बोलो, -10, सॉरी। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, पहले 5 था, ये तो माइनस तो फॉर्मूला का पार्ट है ना भाई, टी एफ सोल्यूशन का तुम कितना लिए, 5 डिग्री लिए, 5 डिग्री लिए तो डेल्टा टी एफ कितना है, -5। 10 डिग्री लिए तो डेल्टा टी एफ कितना है, -10। तो एक चीज से क्या पता चल रहा है आपको कि जैसे जैसे, समझिएगा बात को, ये तो फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, इसका वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा बाबू, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। मान लो यदि ये 100 होगा, है ना, और इसका वैल्यू बढ़ेगा, सिंपल समझ सकते हो ना। अब करो इसको और आसान लेते हैं, है ना, चलो ठीक। एक चीज समझिएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू हम 100 लेते हैं, ऐसा होता नहीं फ्रीजिंग पॉइंट, फिर भी मान लेते हैं इसका वैल्यू 100 लिए, माइनस है फॉर्मूला। क्लियर। और इसका वैल्यू हम ले लिए 10, तो डेल्टा टी एफ हमारा कितना आएगा, 90 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू 10 है, हमने क्या किया, 100 इसका ही है, इसका वैल्यू बढ़ा दिए, 20 कर दिए टी एफ का। देखो डेल्टा टी एफ कितना आएगा बोलो, 80 आएगा। क्लियर। फिर से हम क्या किया, इसका वैल्यू बढ़ा दिए, 100 माइनस का 30 कितना हो जाएगा बोलो, तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा, 70 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इसका वैल्यू जैसे जैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका वैल्यू पहले कितना था, 90 था, फिर 80 हो गया, फिर 70, तो इसका 10 20 30 हुआ, इसका 90 80 70 हुआ। तो यहाँ क्या देख रहे हो, जैसे जैसे टी एफ सोल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका क्या होता है, डेल्टा टी एफ घट रहा है। तो ये बढ़ रहा है, टी एफ बढ़ रहा है, और ये घट रहा है। यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, टी एफ क्या 10 था, 20 था, 30 था, तो बढ़ाने लगा था। यहाँ क्या हो गया, 90 80 70। यदि टी एफ सोल्यूशन का बढ़ता है तो डेल्टा टी एफ घटता है। तो दोनों में कैसा रिलेशन हुआ बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रब करता हूं, जैसे जैसे क्या होगा बाबू, बोलो बोलो ध्यान से, जैसे जैसे क्या होगा, ये टी एफ सोल्यूशन का बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर। ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस दोनों में कैसा रिश्ता, तो लिख सकते हैं क्या बोलो, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ होगा। तो दिक्कत नहीं, क्यों, इसका वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते थे इसका वैल्यू घटता था, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक। तो यहाँ से क्या पता चला, टी एफ, और यहाँ पता है सबको डेल्टा टी एफ क्या होता है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ की जगह बोलो आई इंटू कंसंट्रेशन। तो यहाँ से क्या पता चला, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आई इंटू कंसंट्रेशन का।
फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट है ना, सोल्यूशन का क्या होगा बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। ठीक, मतलब आई इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्लियर? चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, भर लिए होंगे। ये भी हो गया आपका। अब ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं, थर्ड वाला। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किसे करते थे? पाई। हम लिख सकते हैं पाई बराबर क्या पढ़े थे बोलो? CRT। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, ICRT को बोलो। ठीक, बहुत खूब। चलो, तो R तो आपका क्या हो गया? कांस्टेंट है। क्लियर? यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, यदि कर दें, इफ कर दें, तो यह I और C पे डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। यदि सेम टेम्परेचर की बात हो, किसकी बात हो? सेम टेम्परेचर की बात हो, तो हम क्या लिखे? इफ कांस्टेंट, कौन? टेम्परेचर। आर तो कांस्टेंट होता ही है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, एक ही टेम्परेचर पे दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे बाबू, तब की बात करता हूँ। पाई बराबर ICRT। आई आर कांस्टेंट है, टी आपका क्या बोले आपको? यदि हम कांस्टेंट ले ले तो मतलब यदि चार सोल्यूशन है, चारों का टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। सब बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला? ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। डाबा बंद। ओके, चलिए अब आपका लास्ट है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब करूं? चलो ठीक। एक चीज बोलिए, जब हम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर की बात बोलते हैं तो लिख सकते हैं P0A माइनस का PS बटे P0A बराबर एक्स भी लिखते थे, यहाँ IX भी लिख देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म ही है। मोल फ्रैक्शन भी क्या है? कंसंट्रेशन टर्म ही है। तो ऊपर वाला जो है बाबू, ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इधर का भी वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर? ऊपर वाला इसके साथ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। क्यों सर? यदि इसका 10 होता है तो मान लो इसका फिक्स कर दिए, यदि 2 कर दिए तो 10 इसका वैल्यू है, ये टोटल का, तो 2 कितने हो गए? 5 वैल्यू आया। इसका 20 वैल्यू कर दिए बटे 2, कितना वैल्यू है? 10 आया। तो क्या देखो, जैसे जैसे P0A माइनस का PS बढ़ेगा, I इंटू एक्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं P0A माइनस PS, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आपका है ना, क्या बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। क्यों? ये आई है और मोल फ्रैक्शन भी एक तरह से कंसंट्रेशन का ही टर्म है। दिक्कत कोई नहीं। क्या इसी को हम लोग क्या बोलते थे बोलो? लोअरिंग इन, बोलो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। क्लियर? बोलो। अब एक चीज समझिएगा बाबू, थोड़ा ध्यान से, यही लिखता हूं, थोड़ा समझने का जरूरी है। P0A माइनस का PS, समझिएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। तो अब एक चीज समझिएगा कि यदि, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख लो, P0A माइनस PS बराबर लिख सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो, लिख सकते हैं ना?
सर हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज बताइए बाबू, इसका वैल्यू हम फिक्स करते हैं, क्या करते हैं, फिक्स। इसका वैल्यू मान लो पी नॉट ए, ये आपका फिक्स है। अब इसके साथ इसका कैसा रिश्ता है ये पता करना है, इसके साथ इसका कैसा रिश्ता ये पता करना है। अब मान लो ये फिक्स है, यदि हम यहाँ 100 ले लिए, ये फिक्स, दिस इज फिक्स। यहाँ पे यदि 10 लेते हैं तो लोडिंग में वेपर प्रेशर कितना आता है बोलो, 90 आ रहा है, बिल्कुल। चलो ठीक, ये 100 फिक्स है। यदि हम यहाँ 20 ले लिए तो वैल्यू कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यही है, ध्यान दो। यहाँ 100 फिक्स है भाई, हम यदि पीएस का वैल्यू कितना ले लिए, 30 ले लिए, वैल्यू कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। समझिएगा ध्यान से। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे पहले पीएस का वैल्यू कितना था, 10 था तो 90 था, 20 किया तो 80 हुआ, 30 किया तो 70 हुआ। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे पीएस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे पीएस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। इस चीज को ध्यान देंगे, सब करो उसको, समझ गए होंगे। चलो, तो हम क्या देख रहे हैं बोलो, जैसे जैसे इसका मान बढ़ा रहे हैं, इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मान बढ़ा रहे हैं, इसका मान घट रहा है। समझिए बात को, इसका मान बढ़ा रहे हैं, इसका मान घट रहा है। तो दोनों में कैसा रिश्ता, इनवर्सली। कब पता चलेगा सर, डायरेक्टली का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यदि ये बढ़ेगा और ये घटेगा, उल्टा हो रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये घटेगा ये बढ़ेगा, उल्टा हो रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ये क्या हो रहा था, घट रहा था। बोलो हो रहा था कि नहीं हो रहा था, देख लीजिएगा। तो आपको पता चल गया, पीएस जो होता है ना, या इसी को क्या कहेंगे बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। चलो, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इस दोनों में रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कोई दिक्कत। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब बाबू खुद से सोच सकते हो, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूशन। अब बोलो लोडिंग इन वेपर प्रेशर का किसके साथ, आई इंटू कंसंट्रेशन के साथ कैसा रिश्ता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लोडिंग इन वेपर प्रेशर की जगह आई इंटू कंसंट्रेशन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, आई इंटू कंसंट्रेशन, डब्बा बंद। देखो कैसे, ये तो सेम सेम, लोडिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। तो इस दोनों की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं आई इंटू कंसंट्रेशन। क्यों, लोडिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। तो और ये दोनों इनवर्सली, तो ये दोनों भी इनवर्सली हो गया। क्लियर, आई होप समझ गए होंगे। अब इसको उतार के आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, उसको आपको बता देते हैं ना। चलो ठीक, आपको बस 5 चीज ध्यान रखना, सब क्वेश्चंस करते हैं ना। चलो ध्यान, सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बोलो, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। मतलब कोई भी कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसी का दूसरा, ये तो डेल्टा टीबी हुआ, टीबी या बॉइलिंग पॉइंट जो कहते हो, ठीक, क्या होगा बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन आ रहा था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। सोल्यूशन का, सोल्यूशन का ही पूछेगा आपसे, ठीक। डेल्टा टीएफ पढ़े थे, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। इसका मतलब आई इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा तो डेल्टा टीएफ ज्यादा। चौथा इसी में बोलो टीएफ का हो जाएगा सोल्यूशन का, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान रखने की जरूरत, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। एंड थर्ड वन हम लोग पढ़े थे
ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते थे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन, ध्यान दे दीजिएगा। और छठा बोले क्या हो गया, अभी पढ़े थे छठा क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यदि कोई पूछेगा, पी नॉट ए माइनस का पी एस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। ये क्या पूछेगा बोलो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये जो कि पूछने का पॉसिबिलिटीज कम है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और सिंपल सी वेपर प्रेशर पूछ दे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको कुछ नहीं कीजिएगा बाबू, बोलो क्या करोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन, डब्बा बंद, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो फिर से सुन लो, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है क्यों डेल्टा टीवी आई के बी एम होता है। ओके ठीक, तो अब ये कैसे हो गया सर, हमने अभी कंप्लीट अच्छे से समझाया आपको, आप देख सकते हैं इसको फिर से। टीवी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, ऐसे समझा तो दिया ही, टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो वो सोल्यूशन जिसका आई इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन, पढ़ चुके हैं, आई के एफ एम होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किस सोल्यूशन का ज्यादा, तो जिसका आई इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, क्योंकि दोनों में रिश्ता कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाबू। कैसा रिश्ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन, मतलब आई इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रखे हैं, कंफ्यूज ना करे, है ना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन, मैंने बताया था, ऊपर है, ऊपर आई एक्स बी था, तो एक तरह से वो भी कंसंट्रेशन का ही टर्म है। ठीक, क्लियर। अब आते हैं यहीं पे आपको बताया, यदि पी एस का मान बढ़ता है तो आई इंटू कंसंट, सॉरी क्या कर सकते हो, आई इंटू कंसंट, सिंपल कर सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर घटता था तो उसका रिलेशन इसके जैसा जैसा आप देख चुके हो, क्लियर है आपका। वेपर प्रेशर देख लोगे रिमाइंड करके, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ solution, this is lowering in vapor pressure, this is vapor pressure of solution, clear, that's all। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब बहुत भी पूछा गया, आपको कुछ नहीं, आई निकालने जानते हो, बिल्कुल जानते हो, कैसे जानते हो बोलो, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। क्वेश्चन देखिएगा, which having maximum freezing point, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहला ऑप्शन है बाबू यूरिया, दूसरा ऑप्शन है BaCl2, तीसरा ऑप्शन है KBr, चौथा ऑप्शन है Al2SO4 हॉल 3। क्लियर, विच हैविंग मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, लिख दो, एट सेम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। ठीक, नहीं दिया रहे तो मान के चलेंगे कंसंट्रेशन सेम है, चर्चा नहीं की। ठीक, अब एक चीज यदि आपको ध्यान में होगा, है ना, यूरिया में के लिए आई का मान 1 होता है। क्लियर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट बोला ना, तो फ्रीजिंग विच हैविंग मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े थे, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो इस पर कोई लेना देना नहीं है, लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इस क्वेश्चन में स्पेशली, बिल्कुल। तो जिसका आई ज्यादा, हमको क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट लाना है ना, तो आई जिसका कम, इनवर्सली है ना बाबू, आई कम तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। आपको फ्रीजिंग पॉइंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ध्यान दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इस दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली, तो आई कम तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, आई कम तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, तो चेक करना है किसका आई कम होगा, इसका आई का मान तो 1 होगा। क्लियर, चलो BaCl2 में n का मान कितना होगा बोलो, 2, और यहाँ कुछ नहीं छुपा हुआ, 1 छुपा है, 2 1 3, n का मान हम n लिखे, चलो यहाँ पे कितना है बोलो 1,
और यहाँ 1 कितना हुआ 2, n का मान 2, यहाँ बोलो 3 2 5, तो n का मान 5। और आपको बताए थे, क्या बताए थे, यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे किसके बारे में, अल्फा के बारे में, तो अल्फा कितना लेते हैं 100%, मतलब 1 आता है। क्लियर। तो आप सिंपल जान लो। और तभी बोले थे i और n दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कैसे चेक भी कर सकते हो, मान लो इसका हमको निकालना है, इसका n कितना है 2 आया ना, इसका i भी क्या आएगा 2 ही आएगा, तो इसी का निकाल के देखो। i बराबर क्या होगा बोलो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, यही ना। चलो ठीक, तो i बराबर क्या हो गया 1 प्लस n कितना हुआ बाबू 2 माइनस 1, अल्फा का मान 100% नहीं दिया तो पूरा का पूरा टूटा, मतलब 1 हो गया। तो बोलो i बराबर क्या हो गया 1 प्लस 1 कितना आया 2। तो आपसे दिमाग में फिक्स कर लीजिए, बिठा लीजिए, क्या बिठाना है। यदि अल्फा का बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो i आपका क्या होगा बोलो, तो इसका i का मान कितना हो जाएगा 3, बोलो इसका i का मान कितना हो जाएगा 2, और इसका i का मान कितना हो जाएगा 5। आपसे क्या बोले, जिसका i कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो आपका किसका i कम है, इसका 1, इसका 3, इसका 2, इसका 5, किसका कम है, ऊपर वाला का कम है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। आपसे पूछ लेता किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो कम कब होगा, जिसका i क्या होगा बोलो, जिसका i क्या हो जाएगा ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, क्योंकि रिश्ता कैसा है, इनवर्सली है, ध्यान दीजिएगा। तो जिसका i ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो i किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अरेंज करने के लिए कहेगा हमको कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर में अरेंज करो, तो बोलो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, यूरिया का, फिर किसका हो जाएगा बोलो, i जिसका कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, इसका i है दूसरा नंबर पे, फिर KBr हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा बोलो, BaCl2 का हो जाएगा, और इसका i सबसे ज्यादा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, तो Al2 बोलो, Al2SO4 होल 3। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i इंटू कंसंट्रेशन, है ना, बोल भी लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i इंटू कंसंट्रेशन, जिसका i इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्लियर। हाफ क्वेश्चन में यदि i भी दिया हुआ है और कंसंट्रेशन भी दिया है तो गुना करके निकाल लीजिए, चेक कर करके। ठीक, लिखा है which having maximum depression in freezing point। ठीक, अब मोलिलिटी दे दिया है बराबर 0.1, मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म दे दिया है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, दिस इज डेल्टा TF। यदि फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था बोलो, IKFM होता है, बोलो हाँ। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कांस्टेंट I इंटू कंसंट्रेशन। तो जिसका I इंटू कंसंट्रेशन बोलो ज्यादा उसका ये भी ज्यादा, मैक्सिमम पूछ रहा है। ठीक, तो आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में से देख लीजिएगा ऑप्शन इसका ऑप्शन है NaCl, दूसरा नंबर ऑप्शन है C6H12O6, तीसरा नंबर ऑप्शन है यूरिया, और चौथा है K2SO4। अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा, डेल्टा TF, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन आपका क्या है, सबका सेम है, देख लीजिए क्वेश्चन में सबका सेम। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कोई दिक्कत, क्लियर। जिसका I ज्यादा उसका ये भी ज्यादा। अब यहाँ से चेक करो NaCl में अल्फा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो 100%, यदि 100% होगा I और N क्या होगा बराबर होगा, तो इसका N कितना 1 1 2, इसका N कितना बाबू, इसका N 1 ही होगा है ना, टूटेगा नहीं, तो इसका I क्या वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ग्लूकोज का बताए थे नहीं। यूरिया का भी I का वैल्यू 1, और K2SO4 में N का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए,
SO4 एक मॉलिक्यूल्स होता है और K 2, कितना हो गया 3। क्लियर। तो इसका I का मान कितना हो गया बाबू 2। क्लियर। और इसका I का मान क्या हो गया 3। तो हम क्या बोले डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जिसका I ज्यादा उसका डेल्टा TF ज्यादा, जिसका I ज्यादा उसका डेल्टा TF ज्यादा। किसका I ज्यादा 2 1 1 3, किसका ज्यादा इसका ज्यादा, तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Question: which having minimum freezing point, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। अब मोलिलिटी दे दिया 0.1, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा विच हैविंग मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑप्शन देख लीजिएगा इसका। पहला ऑप्शन है K2SO4, दूसरा ऑप्शन है NaCl, थर्ड ऑप्शन है यूरिया, चौथा ऑप्शन है C6H12O6। अब एक चीज देखिएगा क्या बोला, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, हमको पता है फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत। फ्रीजिंग पॉइंट क्या चाहिए, कम चाहिए, तो I इंटू कंसंट्रेशन का भी मान क्या होना चाहिए, सॉरी दोनों में इनवर्सली है ना, क्या बोला मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम चाहिए तो इस दोनों का वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। इनवर्सली है ना, ये कम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ क्या देख रहे हैं, ये टर्म क्या हो गया, बोलो कांस्टेंट है सबके लिए, चारों में 0 पर उतना ही है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये कम चाहिए तो I क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जिसमें I ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्लियर। दोनों में कैसा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कम पूछा इसलिए, तो कम में टिक लगा दिया, ये कम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब हम यहाँ से n निकाल लें, n कितना हुआ बोलो 2 या 1, SO4 1 है 3, या n का मान कितना हुआ 2, यूरिया n का मान या जो भी I एक ही लिखो, और इसमें भी I का मान 1 हो गया। अब एक चीज बोलो N3 N2 I इतना, तो इसका I का मान कितना होगा 3 होगा, इसका I का मान कितना होगा बोलो 2 होगा, इसका तो I 1 ही है। ठीक। हम क्या बोले फ्रीजिंग पॉइंट क्या चाहिए, कम चाहिए तो I क्या होना चाहिए, ज्यादा। किसका I ज्यादा है, इसका 3 है, ज्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसका मिनिमम होगा। ठीक। कोई दिक्कत। सिंपल, आपको कुछ नहीं समझना है, पकड़ लेना दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कम चाहिए तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, I पे। I ज्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया देखिएगा, विच सॉल्ट हैव सेम वैल्यू ऑफ I एज K3FeCN6। पहला ऑप्शन है आपका Na2SO4, दूसरा ऑप्शन है AlNO3, चलो तीसरा ऑप्शन है Al2SO4 और चौथा ऑप्शन मान लो NaCl दे दिया। अब एक चीज बताइएगा सर, कैसा कैसे पता करें, अल्फा कितना 100% मतलब 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा।
क्लियर। इसमें बोलो n का मान कितना, यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 4। यहाँ बोलो कितना 2 और कुछ यहाँ 1 तो n का मान 3। यहाँ बोलो 1 और 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 3 4, n का मान 4। यहाँ 2 3 5 तो n का मान 5। यहाँ 1 1 2 तो n का मान 2। यहाँ देखो ना 1 1 2। और हम बोले यदि अल्फा का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आई दोनों बराबर होगा, तो इसका आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका भी आई कितना होगा 3, इसका भी आई 4, इसका भी आई 5 और इसका भी आई 2। तो हमसे बोला किसका आई का मान जो है सेम है इसकी जैसा, तो इसका आई 4 तो इसका भी आई 4। ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलो बाबू नेक्स्ट एक क्लास और ले लेंगे आपका, इसमें है ना 20 25 30 मिनट का क्लास होगा, आधे घंटे का, और उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, ध्यान दीजिएगा। और आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। एनसीईआरटी में क्या होता है कि डेटा वाला क्वेश्चन रहता है ज़्यादा, तो आप जब क्वेश्चंस को लगाएंगे एक बार कंप्लीट कर लीजिए। कुछ डेटा अननोन होता है तो आप जब उसको देख लेंगे कुछ, है ना, ताकि डेटा क्या दिया हुआ जहाँ से भी हो डेटा को देख करके तो आपको लगेगा कि सारा चीज़ आपका क्या पढ़ा हुआ है, क्लियर है। उस क्वेश्चन को हम इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका यदि बोर्ड में डिस्कस किया जाएगा तो आपका 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन में आपको लगभग 5 से 6 दिन लग जाएगा। तो जो आपका बहुत ज़्यादा होगा, आपको डाउट आने पे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे, उसको सेंड करेंगे, आपको डाउट्स का सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस highest osmotic pressure is shown by, कौन हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा। हाँ बाबू दे दिया, सॉल्यूशन का मोलिलिटी दिया है m बराबर 0.1, सबके लिए वैलिड दे दिया ना। चलो पहला ग्लूकोज, दूसरा यूरिया, तीसरा CaCl2, चौथा NaCl। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बोलिए, फिर वही ऑस्मोटिक प्रेशर बोला क्या था, बोलो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू कंसंट्रेशन। हाईएस्ट बोला, हाईएस्ट मतलब ज्यादा, हाईएस्ट मतलब ज्यादा। तो एक चीज बताइए, मोलिलिटी क्या है, सेम, मतलब कंसंट्रेशन ये आपका क्या हो गया सेम। कैसे, मोलिलिटी कंसंट्रेशन सेम सेम, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई पे डिपेंड करेगा। ग्लूकोज का आई का मान 1, यूरिया का आई का मान 1, और ध्यान दीजिएगा इसका n का मान कितना होगा, 2 और 1 3, तो आई का भी मान 3। इसका n का मान 2 तो इसका आई का मान 2, तो जिसका आई ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। आपसे ज्यादा पूछा है तो आई किसका ज्यादा दिख रहा है भाई, सॉरी दिख रहा है, ये ठीक हो गया। क्लियर, ठीक। एक दो ऐसा करते हैं जिसमें कंसंट्रेशन टर्म में क्या है आपका अलग अलग है, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक, रब करें, चलो ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, विच हैव, थोड़ा सा देखिए अलग अलग सब डाटा है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, पहला ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट दीजिए, ठीक, खुद ही फ्रीजिंग पॉइंट कर दूं, चलो कर दो फ्रीजिंग पॉइंट, ज्यादा अच्छा। पहला यूरिया, और इसका जो m का मान है, मोलिलिटी का मान 0.1 डाल दिया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। Na2SO4 इसका मोलिलिटी का मान 0.2 डाल दिया। CaCl2 इसका मोलिलिटी का मान 0.1 डाल दिया, ठीक।
चौथा NaCl, इसका मोलिडिटी का मान 0.3 डाल दिया। अल्फा भी सब में दे दिया, नहीं दिया तो अल्फा पूरा, नहीं दिया तो पूरा टूट गया, डिसोसिएट हो गया। दे देगा तो निकाल लीजिएगा, कर लीजिएगा, आई अलग से निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं है। बोलो क्या लिखोगे, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसका 0.1 इतना 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 इतना, तो जिसका आई इंटू कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। आपसे मैक्सिमम पूछा है तो ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, ये आई इंटू कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम। ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम। ये ज़्यादा तो ये कम, ध्यान में रख लीजिएगा। कंसंट्रेशन आपको पता है, आई का मान निकालिए सबका। इसका आई कितना होता है, 1 होता है। कोई इन्फॉर्मेशन अल्फा के बारे में नहीं दिया है, तो आई कितना हो जाएगा बोलो, 2 और SO4 के लिए 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका बोलो 2 और 1 3, इसका बोलो 1 1 2, तो जितना n उतना ही आई। तो पहले बता दिए, यदि अल्फा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो बाबू तो आप खुद से बोलो, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आई इंटू कंसंट्रेशन देखना है। इसका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0.1 0.1, इसका बोलो 0.6, इसका बोलो 0.3, आई इंटू कंसंट्रेशन का वैल्यू दिए, इसका बोलो 0.6, एक ही आ गया। चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, एमोलिटी 0.2 कर लेता हूँ, है ना, तो कितना आ जाएगा बोलो 0.4। तो हम क्या बोले, जिसका आई इंटू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जिसका आई इंटू कंसंट्रेशन कम उसका, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ज़्यादा भी आने से कोई मतलब नहीं था। जिसका आई इंटू कंसंट्रेशन कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। आई इंटू कंसंट्रेशन कम किसका है, इसका 0.4 है, इसका 0.3 है, इसका 0.6 है, जिसका 0.1, इसका कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आंसर इज यूरिया, दिक्कत नहीं। अब कोई क्वेश्चन में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, क्या कर देगा, अल्फा का मान दे देगा, तो तब आई और एन दोनों बराबर नहीं होगा। आपको n पता होगा, आप अल्फा निकालिएगा कैसे, i बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो हब का i निकालिएगा, कंसंट्रेशन रहेगा, दोनों को गुना कीजिएगा, आपका क्या मिल जाएगा, i इंटू कंसंट्रेशन। तो n और i बराबर तब होता है बाबू, कब होता है पता है ना, n और i तब बराबर होता है जब अल्फा 100% मतलब डिसोसिएशन 100% होगा, पूरा का पूरा टूटेगा तब होगा। क्लियर, अदरवाइज आपका का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्लियर है ना। चलिए ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब लास्ट एक और टॉपिक आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं, तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। सिंपल है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। और यदि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा किसी मिक्सचर का, तो दोनों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं हो सकता है। दो तरह का होता है, एक मैक्सिमम है ना बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है, और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कल उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसको और लगा लेंगे, और चैप्टर आपका क्या हो गया बाबू, लगभग क्या पूरे लगभग कंप्लीट है ना। उसके बाद आप जाकर के नीट के क्वेश्चन बैंक, जेईई मेंस के क्वेश्चन बैंक, जब ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो एडवांस के लगाइएगा। और आई होप आपके क्वेश्चंस वगैरह बनने लगेंगे, आप अच्छे कर सकते हैं, प्रयास कीजिए, बेहतर कीजिएगा, है ना। और इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्योंकि आपका सॉलिड स्टेट जो है वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, तो उसको हम लोग क्लासरूम में भी कर सकते हैं। और फिलहाल जैसे आप लोग जान रहे हैं, लॉकडाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं जो आपका बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों के सिलेबस में है, उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको क्लासरूम में फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, है ना। चलिए ठीक, तो चले, आपको बताया था पहले भी और फिर से आज बता रहा हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर जब हम लोग 15-20 दिन पढ़ते हैं, 20 दिन, तो 20 दिन में वो चैप्टर को 20 बार कम से कम आपको रिवीजन कर लेना है, ताकि एक एक चीज़ आपके टिप्स पे हो। पहला
यदि कोई चीज़ आपको आता है अच्छे से बाबू, तो क्या होता है, आपको क्वेश्चंस बनाने के मन करते हैं कि भाई हम क्वेश्चंस बनाएं। और यदि नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी नहीं बनाते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। यदि आपको आता है तो आप करने का प्रयास करते हो, यदि आपको नहीं आता है तो आप नहीं करते हो। तो ये कहाँ पे डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि आप अपना नॉलेज को कितना बढ़ाए। और ये बढ़ाई कब होगा, जब आप पलटोगे, जब आप अच्छा करोगे तो आपका नॉलेज भी क्या होगा, ग्रास्प होगा, आप अच्छा कर सकते हो। और ये चैप्टर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो कोई भी एग्जाम हो, कभी भी वैकेंट खाली स्थान इस चैप्टर के लिए नहीं होता है। इतना तो आप समझ सकते हैं ना। चैप्टर को कंप्लीट कर लिया अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बहुत हर एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आएगा, और बहुत आसानी से सिर्फ काम क्या करना है, रिवीजन करना है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 1 पेज का आपका शॉर्ट नोट्स होगा, ताकि इलेक्ट्रो को तो आप रेगुलर पढ़ोगे और इस चैप्टर को क्या करोगे, एक बार 10 से 15 मिनट में पलटोगे तो चैप्टर कंप्लीट आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा और आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो। ओके। और जिस बच्चे का, ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल का जो जनरेशन होता है, एक तरह से पीरियोडिक टेबल जैसे जैसे आपका जनरेट होते गया, जैसे सबसे पहले आपको लेवोजियर दिया है ना, फिर क्लासिफिकेशन एक कर सकते हो ना। तो उस चीज़ को यदि आपको देखना है तो उस चीज़ को आप देख सकते हो। क्लास 10th के पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाया गया है, तो शुरुआत के 2-3 लेक्चर में उसी चीज़ को कंप्लीट किया गया है, जो आप के भी सिलेबस में है। और चूंकि क्लास 10th में कम पढ़ाया जाता है, तो वो सेक्शन पूरा पढ़ाया जाता है, आगे जो है उसमें कम पढ़ाया जाएगा और आपके सिलेबस में ब्रॉड रहता है। मगर शुरुआत के 2-3 क्लास आप पढ़ सकते हैं और उसको अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें हर तरह का प्राउड्स का हो गया, डॉबर्नियर है आपका, मेंडलीव का मेरिट डिमेरिट्स है, मॉडर्न का मेरिट डिमेरिट्स है, ये हर चीज़ उसमें आपको बता दिया गया है। ठीक, ओके, चलते हैं। थैंक यू।